जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका आज थर्ड लेक्चर होगा, जो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के जितने प्रकार होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के जितने प्रकार होते हैं, आज उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई दो पदार्थ को लेंगे और दोनों को आपस में जैसे मिलाएंगे, दोनों को आपस में जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो एक पदार्थ बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। यानी 2 पदार्थ को मिलाएंगे और एक चीज बनेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। हम 2 पदार्थ को मिलाएंगे और एक नया पदार्थ बनेगा, हम उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे चीनी, पानी और नमक ये सब को डालेंगे तो क्या बनेगा, एक नया शरबत बनेगा ना। तो वही बोल रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो संयोजन अभिक्रिया एग्जांपल क्या क्या होंगे। एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ये जैसे दोनों मिले तो एक पदार्थ बनाए, क्या बनाए, एक नया पदार्थ बनाए जिसको CO2 हुआ ना। तो वही बोल रहे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक H हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ये दोनों जैसे आपस में मिले एक नया पदार्थ बनाया, क्या बनाया, जल बनाया। क्या बनाया, जल। लेकिन ये दोनों क्या है, गैस है, भी क्या है, गैस है। गैस से मिलकर क्या बनाया, जल बनाया ना। तो यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जब मिलेंगे और कुछ नया पदार्थ का निर्माण करेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होगा। वियोजन का अभिक्रिया जस्ट उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा होते हैं। क्या होंगे कि इसमें एक पदार्थ टूटेंगे और 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बिखर जाएंगे। एक पदार्थ होगा वो बहुत सारा पदार्थों में टूट जाएगा। यानी एक बड़ा पत्थर लो, उसको बहुत सारा तोड़ दो, तो बहुत सारा जो टुकड़ा हुआ वो क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। और एक बड़ा पत्थर को जो तोड़ के छोटा पत्थर बहुत सारा कर दिया, वो क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया। तो यानी कोई चीज है उसको तोड़ देना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो वही बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक क्या होता है, एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है। यानी एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या होगा, ए भी है, इसमें तोड़ने के लिए, पत्थर को तोड़ने के लिए कभी हथौड़ा की जरूरत होती है, कभी मशीन की जरूरत होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको पानी में दे देंगे, थोड़ा सुखा देंगे, फिर पानी में देंगे, सुखा देंगे। ऐसे क्या बार बार करने से क्या होगा, पत्थर थोड़ा पपड़ा हो जाता है, टूट जाएगा। तो उसी तरह कभी हथौड़ा से मार के तोड़ा जा सकता है, एक पटका के भी तोड़ा जा सकता है और मशीन से भी तोड़ा जा सकता है। तो वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक को तोड़ने के लिए 3 नियम लागू होते हैं। किस किस माध्यम से हम तोड़ सकते हैं, तो कभी ताप यानी गर्म करके भी तोड़ सकते हैं, दूसरा प्रकाश के द्वारा भी तोड़ सकते हैं, और तीसरा क्या, विद्युत यानी करंट दे के, लाइट दे के उसको हम तोड़ सकते हैं, लाइन दे के तोड़ सकते हैं। यानी ए भी एक यौगिक है, उस यौगिक में जैसे हम ताप, प्रकाश, विद्युत ये सब डाले तो क्या ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, हुआ ना। तो एक जटिल यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण किया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 भागों में टूट गया। फिर FeSO4 है, इसको भी जैसे हम तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, इसको भी हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये भी टूटेगा। Fe2O3 में प्लस क्या होगा, SO2 में भी टूटेगा, प्लस SO3 में भी टूटेगा। ये 3 भागों में टूटा। ये एक आयरन सल्फेट कितने भागों में टूटा, 3 भागों में टूटा। Fe2O3, फिर SO2 में और SO3 में भी टूटा। इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया कितने तरह से उसको तोड़ सकते हैं, 3 तरह से तोड़ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार भी पूछेंगे तो 3 प्रकार बोलिएगा, कौन कौन। एक
उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और दूसरा विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कोई बड़ा चीज होगा उसको तोड़ना पड़ेगा तो कुछ कुछ तो नियम लागू करोगे ना। वही बड़ा पदार्थ है, उसको तोड़ने के लिए कुछ कुछ तो नियम करोगे ही, कुछ तो नियम लागू करोगे ही। कभी पत्थर ईटा मार के तोड़ दोगे, कभी पत्थर से मारोगे, कभी हथौड़ा से मारोगे, पटक के मारोगे, ऐसे करके तोड़ोगे ना। तो तोड़ने का ऐसा विधि है कि इस सब यौगिक बड़ा बड़ा यौगिक है उसको किस किस हम माध्यम से तोड़ सकते हैं, आए समझ में। तो उसमें वियोजन अभिक्रिया से भी हम तोड़ सकते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया से भी तोड़ सकते हैं, और प्रकाश से भी हम लोग तोड़ सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। कौन कौन? उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस सारा लोग उस यौगिक, बड़ा जो यौगिक है उसको तोड़ने में हेल्प करती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार का पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? कोई भी पदार्थ को उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो वही लिखे, उष्मा के कारण होने वाले वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो कोई भी बड़ा यौगिक है उसको अगर तोड़ा जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं ना। वियोजन किसको बोलते हैं? कोई भी बड़ा यौगिक है उसको अगर तोड़ के हम छोटा में कर दो उसको वियोजन। और उसी यौगिक को अगर कोई यौगिक को उसको तोड़ने के लिए हमको गर्मी की आवश्यकता हो, उष्मा की आवश्यकता हो, तो हम उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो क्या लिखें? उष्मा के कारण होने वाले वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? CaCO3। ये बड़ा कंपाउंड है, इसको गर्म जैसे करेंगे ना तो ये टूटेगा। किस रूप में? CaO और CO2 में। और दूसरा क्या है? जैसे ZnCO3 है, इसको भी जैसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ZnO और CO2 में टूट जाएगा। एक है आयरन सल्फेट को हम जैसे गर्म करेंगे, ये भी टूटेगा। किसमें? Fe2O3। फिर क्या टूटेगा? SO2 में टूटेगा और SO3 में भी टूटेगा। ये उसमें वियोजन अभिक्रिया का है। उष्मा के कारण अगर कोई यौगिक टूट रहा है तो हम उसको बोलेंगे उसमें वियोजन अभिक्रिया। अब विद्युत या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया बोलो। विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? विद्युत के कारण, अब देखो कोई यौगिक को अगर विद्युत के द्वारा, करंट के द्वारा अगर तोड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। कोई भी यौगिक को अगर विद्युत के द्वारा, करंट के द्वारा हम तोड़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो वही लिखे, क्या लिखे? विद्युत के कारण होने वाले वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक सोडियम क्लोराइड है, उसमें हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किस किस रूप में टूट जाएगा? Na के रूप में और Cl के रूप में टूट जाएगा, यानी सोडियम और क्लोराइड के रूप में टूट जाएगा। अब देखो पानी में जब हम करंट बहाएंगे, करंट जैसे देंगे, विद्युत देंगे तो किस में टूट जाएंगे? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। ऐसा समझ में, यानी किसके द्वारा तोड़ रहे हैं? विद्युत के द्वारा तोड़ रहे हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है? Al2 एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को जब हम तोड़ रहे हैं विद्युत के द्वारा तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो रहा है और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड को हम जब विद्युत के द्वारा क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, उसमें एल्युमिनियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो किस रूप में टूटा? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। इसी को बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। कोई भी यौगिक अगर विद्युत के द्वारा टूट रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। अब आगे देखो, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या बोलती है? कोई भी यौगिक अगर प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अगर टूट रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आया समझ में? प्रकाश के द्वारा टूटना, यानी प्रकाश के द्वारा टूटना क्या कहलाता? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो वही लिखे, प्रकाश के कारण होने वाले वियोजन मतलब टूटना, प्रकाश के कारण होने वाले वियोजन को क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या होगा? AgBr है। इसमें जब हम सूर्य का प्रकाश जैसे डाले इस पे तो ये टूटा। किसमें? Ag में और Br में टूटा। आया समझ में? अब आगे देखो, इसमें भी वही है,
कि जैसे AgCl है, इसमें भी हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो किस में टूट गया, Ag और Cl में टूट गया। इस जिस यौगिक को सुनो, जिस यौगिक को तोड़ने के लिए, जिस यौगिक को तोड़ने के लिए अगर सूर्य का प्रकाश चाहिए तो हम उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और जिस यौगिक को तोड़ने के लिए उष्मा चाहिए तो हम उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और जिस यौगिक को तोड़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, यानी सॉरी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये तीनों समझ में आया? ये तीनों किसके प्रकार है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक नया यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते थे वियोजन अभिक्रिया। वही कर रहा है, एक बड़ा यौगिक है, टूट के नया नया यौगिक बना रहे हैं, दो से अधिक यौगिक का नया यौगिक का निर्माण कर रहा है। इसमें भी एक बड़ा यौगिक है और टूट के दो नया यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। और अब ये बड़ा यौगिक को जो विधि तोड़ रहा है हम उसको पढ़े, कितने तरह से तोड़ा? 3 तरह से। कौन कौन? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये तीनों वियोजन अभिक्रिया क्या किया? उस यौगिक को तोड़ने में सहायता की। तो समझ में आ गया होगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं? कोई भी अभिक्रिया हो रही है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उसमें कुछ नया पदार्थ बन रहा है, उसके साथ साथ क्या निकलेगा? हीट निकलेगा, उष्मा निकलेगा, गर्मी निकलेगा, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? कोई भी दो पदार्थ को आपस में मिला रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ नया पदार्थ बनेगा, साथ साथ में कुछ गर्मी निकलेगी, उसमें कुछ गर्मी निकलेगी। जैसे एग्जांपल, जब गेहूं को पिसवाते हैं तो क्या होता है? आटा बनता है। वो आटा कैसा होता है? गर्म होता है, यानी आटा तो बन रहा है, उसके साथ साथ गर्मी भी निकल रहा है, उष्मा भी निकल रहा है, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो वही लिखे हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, जब अभिक्रिया हो रहा होता है, जब दो पदार्थ आपस में मिल रहे होंगे, उस दौरान क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलता है, कुछ नया पदार्थ बनता है, साथ में उष्मा बाहर निकलता है, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल, जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या? उष्मा भी निकलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको जब जल से, कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा बाहर निकलती है, CaOH का होल 2 प्लस उष्मा बाहर निकलता है। आगे तीसरा पॉइंट क्या होता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो जल बनता है, जल बनने के दौरान क्या भी निकलता है? उष्मा भी निकलता है। आगे क्या बोलता है? N2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आपस में मिला रहे हैं तो अमोनिया बना रहा है, अमोनिया बन रहा है, साथ में क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है। यानी ये सारा अभिक्रिया जो हो रहा है, इसके जब दो पदार्थ आपस में सब मिल रहे हैं तो उसके फलस्वरूप क्या है? एक नया पदार्थ बन रहा है, साथ में क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है कि ना? उष्मा निकल रहा है, इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है। क्या होती है? उष्मा बाहर निकलती है। नया पदार्थ बनेगा तो क्या? उष्मा बाहर निकलती है। मान लो लोहा काट रहे हैं, अगर लोहा को हम काटेंगे तो उसमें क्या होगा? जब लोहा कट जाएगा तो उसको छू के देखना, गर्म लगेगा ना, तो एक नया ढांचा प्रदान कर दिया और साथ में गर्मी भी बाहर निकला ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है कि श्वसन, जो हम श्वास लेते हैं, ऐसे जो श्वास लेते हैं, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि जब हम श्वास लेंगे तो ठंडा जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो गर्म आएगा, आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला पॉइंट चलते हैं, 4 नंबर, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, ये शब्द ही पूरा बात बोल रहे हैं कि ऊष्माशोषी मतलब जब कोई अभिक्रिया होगा तो उसको उष्मा चाहिए। क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। कोई पदार्थ टूटना चाहेगा तो उसको उष्मा चाहिए, कोई पदार्थ को टूटने के लिए उष्मा चाहिए तो हम उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जब तक वो पदार्थ में हम उष्मा नहीं देंगे तब तक पदार्थ टूट के नया पदार्थ नहीं बनाएगा। आए समझ में? जिस पदार्थ को उष्मा की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। वही लिखे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है
बोले ना भी कि कोई पदार्थ है उसको तोड़ने के लिए अगर उष्मा की आवश्यकता है तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक बर्फ है, जब उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे उसमें उष्मा देंगे, गर्मी देंगे तो क्या होगा, वो पानी में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। बर्फ यानी ठोस था, जैसे उसको गर्म किए तो क्या पानी यानी द्रव के रूप में आ गया। फिर क्या देखो, जब ये द्रव रूप में है पानी, जब द्रव रूप में है पानी, जो द्रव रूप में है, जब उसमें उष्मा देंगे तो वो क्या भाप बन के बाहर निकलेगा, लेकिन भाप में भी तो पानी रहता है, वो पानी भाप के रूप में निकल रहा है। लेकिन पानी को हम क्या किए, द्रव पानी को गर्म किए तो किस रूप में आया, भाप के रूप में। इस पानी को उष्मा चाहिए तभी तो ये भाप बना। अगर पानी में उष्मा नहीं देते क्या वो भाप बनता। जो हम लोग पानी में हंडी में पानी खौलाते हैं उसके लिए क्या चाहिए, आग चाहिए, तो आग देंगे तभी तो पानी भाप के रूप में आएगा कि नहीं, तब वही भाप के रूप में आएगा। लेकिन पानी को भाप में बदलने के लिए क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, आग चाहिए ना, तो वही उष्मा चाहिए तब वो भाप के रूप में आया। फिर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा दिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आगे दिए तो इसमें क्या हुआ कि CaO और CO2 में टूट गया। तो इस सारा क्या है, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ टूटने के लिए उष्मा चाहिए, और उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, कोई दो पदार्थ मिल रहा है तो कुछ नया बनेगा तो उसके साथ साथ गर्म उष्मा भी निकलेगा। इसमें उष्मा निकलता है, नया पदार्थ बनने के दौरान उष्मा निकलता है, और इसमें पदार्थ को टूटने के लिए उष्मा की जरूरत होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया बोलो या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, दोनों एक ही है। ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक ही है। तो देखो ऑक्सीकरण में क्या होगा, इसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का भी निकलना। हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। वही बात समझो कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। कोई पदार्थ से, कोई यौगिक से अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। कोई यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है वो भी ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो क्या लिखे हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ना एवं हाइड्रोजन का वियोग हटना, एवं यहाँ छूट गया, एवं इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। अगर कोई यौगिक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और साथ साथ में क्या, अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना हो और इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा फिर भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं, Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिला, देखो Cu और O2 अलग अलग है, जैसे इसको रासायनिक जैसे अभिक्रिया किया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना है, CuO कॉपर ऑक्साइड बनाया कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड। यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण है कि नहीं, उपचयन। अब इसमें भी देखो कार्बन जैसे ऑक्सीजन में जलाए, कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाए तो क्या बना है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C के साथ O जुड़ा है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, जैसे आपस में मिलाया तो क्या बनाया, जल बनाया, और जल में देखो O जुड़ा है कि नहीं, O जुड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। और एक बात याद रखना कि भोजन का पाचन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। और
किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अभी जस्ट आगे पहले बात में देखो, ऊष्माक्षेपी में श्वसन क्या होता है? श्वसन लेते छोड़ते हैं, उसमें हीट निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और उसमें क्या होता है? भोजन का पाचन, भोजन का टूटना, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन टूटता है, ऐसा समझ में? तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अनऑक्सी अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अनऑक्सी मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा। अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं, आ रहा समझे? जस्ट ऑक्सीकरण का ही उल्टा है। इसमें होता था ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन बाहर निकलता था। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। अनऑक्सी में क्या? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन अंदर आ जाएगा, ऐसा समझ में? तो उसको बोलते हैं अनऑक्सी या अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो वही लिखा है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग मतलब हटना और हाइड्रोजन का योग यानी जुड़ना एवं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगर इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण होगा, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनऑक्सी रासायनिक अभिक्रिया। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया? तो ये अनऑक्सी या अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। यही बोलेगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव भर भर के बनता है, आप लोग अच्छा से देखिएगा इसको। देखो, इसमें कॉपर ऑक्साइड को जब हम H2 यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि कॉपर अलग हो जाते हैं और H2O यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। निकला कि नहीं? यहाँ O इसके साथ था, लेकिन अब क्या हो, जैसे अभिक्रिया कराई दोनों में, तो क्या ऑक्सीजन इसको छोड़ के इसके पास चला गया ना, यानी ऑक्सीजन का त्याग हुआ, इसके साथ त्याग हुआ कि नहीं? तो ये क्या हुआ? अनऑक्सी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुटा ना, तो इसको क्या बोलेगा? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटा तो अनऑक्सी, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा है तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या दोनों हुआ है कि नहीं? आगे देखो, ZnO+C है। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो Zn अलग हो जाते हैं और CO बाहर निकल जाते हैं। यानी Zn को O छोड़ दिया, तो क्या हुआ? छोड़ना मतलब ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का छोड़ना मतलब क्या? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अनऑक्सी रासायनिक अभिक्रिया। फिर इसमें भी क्या है? क्लोरीन और हाइड्रोजन। जैसे ये दोनों आपस में मिला, क्या हुआ? HCl, यानी H जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अनऑक्सी अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, है कि नहीं? यहाँ देखो, ये दोनों से अभिक्रिया किया तो दोनों जुड़ गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जुड़ा है कि नहीं? यानी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनऑक्सी रासायनिक अभिक्रिया। और चौथा एग्जाम्पल क्या होगा? Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, 3 को कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसे अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ? Fe को छोड़ के O3 भाग गया, O3 जैसे भाग गया तो Fe अकेला हो गया और वो क्या बन गया? CO2 इधर बन गया, बना क्या? यानी Fe को O क्या छोड़ दिया, और हाइड्रोजन को यानी ऑक्सीजन का छोड़ना क्या कहलाता है? अनऑक्सी रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, 7वां नंबर, एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों एक ही है। देखो, विस्थापन जब भी नाम सुनेगा तो याद रख लेना एक कहानी कि जो मजबूत इंसान है, बॉडीगार्ड वाला, बॉडी वूडी बना हुआ इंसान, ताकतवर इंसान, कमजोर इंसान को क्या करेगा? हटा देगा। कमजोर इंसान को हटा देगा और खुद मजबूत वाले इंसान उसके स्थान पे जाके बैठ जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि मजबूत इंसान कमजोर इंसान को उसके स्थान से भगा देता है और खुद मजबूत इंसान क्या करेगा? उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो एग्जाम्पल में क्या है कि CuSO4 है कि नहीं?
CuSO4 Fe प्लस Fe। तो क्या करेगा Fe, क्या करेगा Cu को मार के भगा देगा। क्या कर देगा Cu को मार के भगा देगा, कॉपर को भगा देगा, आयरन कॉपर को मार के भगा देगा। यही Fe जब Cu को मार के भगा देगा तो क्या करेगा Fe इसके जगह ले लेगा। तो वही क्या है कि Cu को भगा के Fe कॉपर के जगह ले लिया और SO4 इसके बगल में आ गया, है कि नहीं। प्लस क्या क्या Cu अकेला जब भाग गया तो Cu बाहर निकल गया, हुआ ना। दूसरा एग्जांपल देखो, Zn जो है ये क्या किया HCl के साथ अभिक्रिया जैसे किया ना, तो Zn H को मार के भगा दिया। क्या कर दिया इस H को मार के भगा दिया और खुद इसके स्थान पे E बैठ गया। आए समझ में, यानी Zn अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और H जो है कम क्रियाशील तत्व होते हैं। कम क्रियाशील तत्व मतलब क्या होता है कमजोर होते हैं। तो जिंक जो है ये हाइड्रोजन को मार के भगा दिया, खुद जिंक आके हाइड्रोजन के सामने बैठ गया। तो क्या हो गया ZnCl हुआ कि नहीं, ZnCl, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया H2। तीसरा में भी क्या होगा Na है और H2O है। Na क्या करेगा H को मारेगा और H भाग जाएगा कि Na क्या करेगा H को भगा दिया तो Na खुद इसके स्थान पे बैठ गया। तो क्या बना दिया NaOH हुआ। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को भगा दिया और खुद आके बैठ गया। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और क्या क्या हाइड्रोजन बाहर निकाल देना। तो वही लिखा है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से क्या करते हैं उसके स्थान से विस्थापित करते हैं और फिर खुद आके विस्थापित हो जाते हैं। यानी कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं भगा देते हैं और उसके स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। कौन अधिक क्रियाशील वाले तत्व। जैसे क्या हो गया Fe अधिक क्रियाशील तत्व है, Zn क्या अधिक क्रियाशील तत्व है, सोडियम क्या है अधिक क्रियाशील तत्व है। आए समझ में। तो आइए समझ में आ गया। अब देखते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब देखो द्विविस्थापन क्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि एक थाली में चावल दाल सब्जी है और दूसरा थाली में खीर पूड़ी और अच्छी मिठाई। तो क्या करेंगे कि सब्जी ले लेंगे, ये थोड़ा मिठाई इसको दे देंगे। आए समझ में। इससे थोड़ा सब्जी ई ले लेंगे और ये क्या करेंगे थोड़ा मिठाई दे देंगे। इससे थोड़ा चावल ई ले लेंगे, ये क्या करेंगे थोड़ा पूड़ी या खीर दे देंगे। यानी अदला बदला कर रहे हैं। कारण अदला बदला थोड़ा अदला बदला कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहा है। इसको थाली दे रहा है, इसको थाली दे रहा है, ये नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है इससे कुछ इसमें दे रहा है और ये अपना से उठा के कुछ इसमें दे रहा है, यानी कुछ अदला बदली कर रहा है। उसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि यानी दो आदमी होगा जो अदला बदली करेंगे, लेकिन पूरी अदला बदली नहीं, कुछ यानी थोड़ा। तो वही लिखे हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं लोग द्विविस्थापन। यानी आयन का आदान प्रदान को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आयन आदान प्रदान हो रहा है और हम क्या बताए थे कि खीर पूड़ी और चावल दाल में आदान प्रदान हो रहा था। यहाँ क्या आयन का आदान और प्रदान हो रहा है। तो एग्जाम्पल में समझो कि AgNO3 है। जब ये AgNO3 एक थाली है और दूसरा थाली में NaCl है, तो क्या किया Ag से क्या ले लिया, Ag क्या Cl को ले लिया और Na क्या NO3 को ले लिया। यानी AgCl को ले लिया, Na क्या NO3 को ले लिया। वही लिखे हैं देखो Ag क्या इससे ले लिया, AgCl इससे ले लिया और NO3 क्या Na पे चला गया कि नहीं। तो यही थोड़ा अदला बदली किया है। तो इसी को बोलते द्विविस्थापन। जैसे AgCl गया तो AgCl और क्या हुआ NaNO3 है कि नहीं। फिर दूसरा क्या है कैल्शियम क्लोराइड है और फिर क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो होंगे ये कैल्शियम क्या करेंगे इसके पास चल जाएंगे, किसके पास इसके पास, और क्लोरीन किसके पास चल जाएंगे सोडियम के पास। यानी CaCO3 और क्या हो रहा है क्लोरीन यानी NaCl यानी कुछ अदला बदली कर रहे हैं, अपने को अदला बदली आयन का आदान प्रदान कर रहे हैं ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरा एग्जांपल क्या है, जैसे सोडियम और सल्फर है, इसमें क्या है हाइड्रोजन और क्लोरीन है। और जैसे ये सारा अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे
Na किसके पास चल जाएंगे, क्लोरीन के पास चल जाएंगे कि नहीं, और क्या करेंगे H किसके पास आ जाएंगे, S के पास। तो वही NaCl और H2S। तो आई होप समझ में आ गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या है और विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया बॉडीगार्ड को दर्शाता है और द्विविस्थापन क्या है, समझदारी को दर्शाता है। ऐसा समझ में, ये क्या होता है, वैमानिक की तरह काम करता है और ये क्या करता है, मेल बांट के खाता है। ऐसा ना, मेल बांट के रहता है। लेकिन ये अपना बल और क्या मजबूती और घमंड को दिखा के ये क्या करता है, दूसरे की जमीन को हड़प कर उसको भगा देता है और खुद उस जमीन को बैठ जाता है, जाके खुद उस जमीन पे आके बैठ जाता है। यानी कमजोर इंसान को क्या करेगा, भगा देगा उसकी जमीन से और खुद उसकी जमीन पे मजबूत इंसान जाके बैठ जाएगा। ये क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, द्विविस्थापन अपने और दूसरे को क्या करता है, साझेदारी बना के रखता है। क्या बना के रखता है, साझेदारी। इसमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, देखो ये थोड़ा इससे ले रहा है, ये थोड़ा इससे ले रहा है ना। लेकिन इसमें क्या क्या, ये जो है, जो कॉपर है, कॉपर क्या क्या, कॉपर और कॉपर सल्फेट जो है, Fe क्या किया, कॉपर को मार के भगा दिया। क्या कर दिया, मार के जैसे भगा दिया, मार के भगा दिया तो कॉपर आके यहाँ पे बैठ गया कि नहीं, यानी कॉपर को भाग गया तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया और Cu को मार के भगा दिया। यानी मजबूती यहाँ दर्शा है, यहाँ पर ताकतवर, घमंड, ये सब को दिखा रहा है विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन क्या है, साझेदारी को बना के रख रहा है, प्यार को बना के रख रहा है, एक दूसरे से संबंध बना के रख रहा है, कोई झगड़ा लेना देना नहीं, इस सबको बना के रखता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि विस्थापन और द्विविस्थापन में कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो आई होप आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया जाने से पहले हम आप लोगों को दो बात बताए थे कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते थे और अपचयन को क्या बोलते थे, अनऑक्सी। यानी उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में क्या था, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना यानी निकलना, उसको बोलते थे अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उसको क्या बोलते हैं, उपचयन। जैसे यहाँ की H और O2 जैसे आपस में मिला तो क्या बना दिया, जल बना दिया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा है तो क्या हुआ, उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। और इसमें देखो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। देखो एग्जांपल, ZnO है और हाइड्रोजन है, क्या क्या, Zn अलग हो गया और H के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, हुआ कि नहीं, इससे ऑक्सीजन निकल गया। यानी ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जस्ट अभी पीछे देखे हैं, वही बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रिया साथ में हो। क्या हो रहा है, दोनों रासायनिक अभिक्रिया यानी उपचयन और अपचयन दोनों रासायनिक अभिक्रिया साथ में हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या है, CuO और H2 है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होंगे कि Cu बनाएंगे और H2O बनाएंगे। तो क्या CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं, तो इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपचयन बोल सकते हैं, अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी दोनों अभिक्रिया साथ में हो रहा है, इससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो अपचयन, और इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है तो क्या हो रहा है, उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो उपचयन, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो क्या होगा, अपचयन। तो आई होप समझ में आ गया कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया और उपचयन रासायनिक अभिक्रिया दोनों साथ में हो, दोनों एक ही साथ में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया। याद करो फिर से, रासायनिक
वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन रासायनिक अभिक्रिया और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया दोनों साथ में हो, दोनों एक ही साथ में हो, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल भी देखें कि CuO है और H2O से जैसा अभिक्रिया कराते हैं तो CuO से O निकल जाता है, सिर्फ Cu बनता है, तो जो जिससे O निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, उसको बोलते हैं अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपचयन या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो उदासीनकरण अभिक्रिया क्या होती है। उदासीनकरण अभिक्रिया से पहले ये समझो उदासीन क्या होता है। उदासीन ही होता है कि कोई दो पदार्थ है, कोई दो पदार्थ है, ये मान लो कि ये तीखापन, ये मीठापन, ये मीठापन और ये तीखापन को जैसे मिलाएंगे तो न ये तीखा लगना चाहिए न मीठा लगना चाहिए, तो उसको बोलेंगे उदासीन। अगर तीखा लग रहा है तो भी उदासीन नहीं है, अगर मीठा लग रहा है मिलने के बाद अगर मीठा लग रहा है तो भी उदासीन नहीं है। जब तीखा और मीठा जब आपस में मिल जाएगा और न तीखा लगे ना मीठा लगे तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीन। यानी अगर पढ़े होंगे 10th में, अभी आगे चैप्टर में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होते हैं कि अगर कोई दो चार्ज है यानी दो कोई आवेश है, एक निगेटिव यानी ऋण आवेश और एक धन आवेश, जब धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होगा तब करंट नहीं लगेगा। अब जब निगेटिव चार्ज कम या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो क्या होगा, करंट लग सकता है। ऐसा समझ में, यानी उदासीन तब बोलेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, तब मिलेगा तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ऐसा समझ में, जब राम और रावण तीर धनुष चला रहे थे तो जब युद्ध हो रहा था रामायण में, तो इधर से जो राम तीर मार रहे थे उधर से जो रावण तीर मार रहे थे, जब दोनों टकरा रहे थे, जब दोनों आपस में से टकरा रहे थे तो दोनों गल जा रहे थे, तो ये क्या उदासीन। अगर जो बच जा रहा था दूसरे को गला दे रहा था तो उसका पावर अधिक है, ऐसा समझ में, तो उसको उदासीन नहीं बोलेंगे। उसी तरह कभी अम्ल और क्षार को अगर मिला देंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीनकरण अभिक्रिया। ऐसा समझ में, जितना क्षारक लेंगे उतना अम्ल लें और मिलाएं तो क्या बन जाएगा, उदासीन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वही लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एक लवण यानी उदासीन लवण बनाएंगे यानी उदासीन बनाएंगे और क्या, जल बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको बोलेंगे जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलेंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। तो उदासीन समझ में आया, जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलेगा तब उदासीन हो जाएंगे। ऐसा में 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव चार्ज दोनों मिलेंगे तो उदासीन हो जाएंगे, लेकिन 11 पॉजिटिव चार्ज और 10 निगेटिव चार्ज मिलेंगे तो क्या होगा, एक बच जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक बच जा रहा है। मान लो कि 11 अम्ल है और क्या है, 10 क्षारक है, क्या है, क्षारक। तो ये क्या हो रहा है, एक अम्ल ज्यादा है तो ये उदासीन कभी नहीं होगा, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो कभी उदासीन नहीं होगा। उदासीन कब होगा, 10 एसिड और 10 बेस, ये दोनों जब मिलेंगे तब क्या होंगे, उदासीन होंगे। बराबर होगा तभी उदासीन, यानी कुछ भी अगर बड़ा हो जाएगा, कुछ भी ज्यादा हो जाएगा तब वो उदासीन नहीं होगा। उदासीन तभी होगा जब दोनों समान मात्रा में अभिक्रिया करेगा तब उदासीन होगा। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो वही लिखे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षारक है। यानी जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना, NaCl और H2O। क्या हुआ कि NaCl के पास सट गया और क्या OH किसके पास चला गया, H के पास, यानी एक H इधर एक H इधर, 2 H हो गया और O यानी ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बन गया और NaCl आपस में नमक बना दिया। और नमक, NaCl किसका सूत्र है, नमक का सूत्र है। तो क्या किया, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण बनाया NaCl और जल बनाया H2O। दूसरा एग्जांपल में वही है, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इससे क्या हुआ कि KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से
अभिक्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर है वो क्षारक तरह होता है, क्षार तरह, और सल्फ्यूरिक H2SO4 एक अम्ल होता है। जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और जल बनाया। तो पोटेशियम सल्फेट क्या है, लवण है, और H2O क्या है, जल है। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, लवण और जल। तो आपको समझ में आ गया कि उदासीन कब बोलेंगे और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीन कब बोलेंगे, उदासीन कब नहीं बोलेंगे, ये भी समझ में आया। जब बराबर मात्रा में होगा दोनों तब उदासीन हो जाएंगे, अगर कुछ ज्यादा हो जाएगा कुछ कम होगा तब उदासीन नहीं होगा। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, अम्ल और क्षारक भाग लेते हैं, अम्ल और क्षारक भाग लेते हैं, और समान मात्रा में अम्ल और क्षारक भाग लेंगे तो क्या क्या बनाएंगे, एक लवण बनाएंगे और दूसरा जल बनाएंगे। तो आई होप समझ में आगे को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं। अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होंगे कि कोई दो द्रव मिलाएंगे, कोई दो द्रव यानी घुलनशील पदार्थ, घुलनशील पदार्थ उसको बोलते हैं जो कि घुल जाए, जो पानी में द्रव में घुल जाए उसको बोलते हैं हम लोग घुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ जैसे पानी ले ले, उसमें चीनी डालेंगे, चीनी पानी में घुल जाएगा, चीनी पानी में घुल जाएगा, शरबत बन जाएगा, घुल जाएगा, तो उस चीनी को भी बोल सकते हैं घुलनशील पदार्थ। नमक भी घुल जाएगा, उसको भी बोलेंगे। नींबू, नींबू को भी क्या करेंगे, घुल जाएगा, घुलेगा ना, तो उसको बोलते हैं घुलनशील पदार्थ। तो अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब होता है कि ठोस अवस्था में रहना। अवक्षेपण का मतलब होता है कि अवक्षेप में कुछ बन गया है। तो जैसे अवक्षेपण में जैसे क्या होगा कि कोई दूध है, कोई दूध है, उस दूध में अगर हम नींबू डालेंगे, दूध भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में, और नींबू का रस भी क्या है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। जब दूध में हम नींबू का रस डालते हैं तो दूध फट जाता है, दूध फट जाता है यानी पानी वाला भाग हो जाता है, और क्या होता है, ठोस ठोस नीचे बैठ जाता है, यानी जिसको मक्खन बोलते हैं हम लोग, होता है ना। तो वो मलाई मक्खन क्या होता है कि नीचे बैठ जाता है, बैठता है ना, वही नीचे जो बैठा मक्खन मलाई को क्या बोलते हैं हम लोग, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और देखो ब्लड टेस्ट करवाने जाए होंगे, ब्लड टेस्ट ग्रुप, ब्लड ग्रुप चेक कराने गए होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, आपका ब्लड निकालते हैं, तीन ड्रॉप लगाते हैं, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं। वो केमिकल भी क्या होता है, लिक्विड होता है। ब्लड तुम्हारा पहले लिक्विड है, और दूसरा क्या, केमिकल जो डाल रहे हैं उसमें भी लिक्विड है। जैसे लिक्विड डाल रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लड फाड़ जा रहा है, और ब्लड जब उसमें फाड़ जा रहा है उसमें देखना दाना 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 के रूप में नीचे बैठा रहता है। तो जो दाना दाना के रूप में बैठा रहता है उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो समझ में आया, उसको बोलते हैं अवक्षेप। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वही लिखें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील यौगिक, ब्लड और केमिकल, दो घुलनशील यौगिक के अभिक्रिया करने से एक ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है। बोले ना कि जब नींबू और दूध को जैसे मिलाए आपस में, तो क्या होगा, एक पानी वाला भाग बन गया और दूसरा क्या, मक्खन के रूप में बन गया, बना ना, यानी फूटा हुआ पनीर जिसको बोलते हो, पनीर के रूप में बैठ गया। तो उसी को बोलते हैं, जो पनीर जो बन गया उसको बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप का निर्माण होता है। और क्या होता है, द्रव क्या होता है, द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, यानी द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। जब नींबू और क्या बोलते हैं, नींबू और दूध को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी के नीचे क्या बैठ जाता है, वो मलाई बैठ जाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखो, वैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील यौगिक के अभिक्रिया करने से एक ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है जो द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। अभी जस्ट बोले, और इसको सिंपल भाषा में और बोल सकते हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है यानी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ठोस पदार्थ क्या बनेगा, जो ब्लड हम लोग चेक कराते हैं तो उसमें भी ठोस ठोस कण कण के रूप में होता है। दही दूध का एग्जाम्पल ले लो, उसमें भी होता है। तो आई होप इस समझ में आ गया होगा। अब आप लोग लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले। और आप लोग बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।